नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज लगातार 5वें दिन संसद की कार्यवाही नहीं चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों पर डटे रहे। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी विदेश में दिए गए अपने बयान के लिए माफी मांगे। वहीं विपक्ष हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, जो 13 मार्च से शुरू हुआ, लेकिन यह सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। संसद ही नहीं, संसद के बाहर भी एक गतिरोध देखने को मिल रहा है, जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 मंत्रियों ने उन पर जो आरोप लगाए हैं उस पर सदन में उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। एक सांसद जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि आज भी राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे, लेकिन लगातार सदन में हंगामा होता रहा और वे कुछ नहीं बोल पाए। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। तो ना तो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कोई बातचीत हो रही है, ना ही इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जो पहला सप्ताह था, इससे दूसरे हिस्से का वो पूरी तरह से धुल चुका है। क्या कोई गुंजाइश है? और आखिर बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को लेकर इतनी आक्रामक क्यों है और कांग्रेस के पास इस आक्रामकता का क्या जवाब है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुजाता पॉल, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ रही हैं। अनिल शुक्ला जी, बीजेपी के पूर्व सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। आज स्पष्ट कर दिया गया, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो खुद ही मैदान में उतर आए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो बयान है जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है बीजेपी को, वो ये है कि राहुल गांधी का ये कहना कि भारत में लोकतंत्र जो है वो पटरी से उतर गया है और इसके लिए अमेरिका और यूरोप जो है वो मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। ये बयान एक तरह से इन दोनों ही देशों को अपने घर के मामले में घुसाने की कोशिश है। अखिलेश जी, आज जमाना बदल गया है और पूरी दुनिया जो है, आप एक खबर आएगी और पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो नड्डा जी को शायद ये नहीं पता कि अ से अपमान की बजाय अ से अडानी की बात होनी चाहिए, म से माफी की जगह म से मोडानी की बात होनी चाहिए, जिसके लिए जेपीसी जब तक नहीं बनेगी तब तक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी। अगर प्रचंड बहुमत की सरकार है जो कह रही थी कि भाई हम तो कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रहे हैं, वो कांग्रेस से आज इतना डरी हुई है कि आज उन्होंने संसद को ही म्यूट कर दिया। यही तो है लोकतंत्र की हत्या। मगर सरकार की दुविधा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर वो चर्चा करने को तैयार हो जाते हैं, राहुल जी को बोलने देते हैं, तो ऑब्वियस है कि मोडानी के ऊपर सवाल उठेंगे, जेपीसी के ऊपर सवाल उठेंगे और प्रधानमंत्री जी के ऊपर। परंतु जब हम अपमान की बात करते हैं तो इन्हें अपने सजेशंस जो है वो मोदी जी को जाके देने चाहिए, जिन्होंने जापान में जाके कहा था कि नोटबंदी हुई तो लोग जो है वो खाना बनाने वाले को पैसा नहीं दे पा रहे थे अपनी बेटी की शादी में। ये है देश का अपमान। देश का अपमान उन्होंने तब किया जब देश के लोकतंत्र में
वो देश के वोटर्स के सामने आके कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, भाषण जरूर देते हैं, लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा के सामने एक बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और कैंपेन मैनेजर बन जाते हैं। मगर दरअसल प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप शाकाल बनना चाहते हैं, आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कौन क्या कहे, कौन ना कहे, कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, वो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन आपको एक मजेदार बात बताती हूँ कि जब ये क्लोन बनाना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि क्लोन का जो हिंदी शब्द होगा वो ढूंढ लेती हूँ। तो क्या निकल के आया? बिना नर मादा के संयोग के किसी वनस्पति या प्राणी की कोशिका को प्रयोगशाला में विकसित करके बनाई गई उसकी हूबहू प्रतिकृति। तो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऐसी प्रतिकृति बन जाए जो ये चाहते हैं। ऐसा लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र में हर एक को बोलने की। ठीक है सुजाता जी, आपने अपनी बात रख ली है। अब जी, आपने अपनी बात रख ली। अनिल शुक्ला जी हमारे साथ हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी के। बल्कि देश के लोकतंत्र का अपमान आज सबसे ज्यादा हुआ। लोकतंत्र की हत्या संसद में हुआ, यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में। उसकी जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है। ठीक है, आपकी बात हो गई जी। ठीक है अनिल जी, आपने सुना होगा सुजाता जी ने काफी लंबा वक्त लिया और जो उनकी तमाम भूमिका थी उन्होंने अपने सारे मुद्दे रख दिए। एक ही मुद्दे नहीं है उनके, तमाम मुद्दे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, जैसा ये चाहते हैं वैसे ही लोगों को बनाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है। हालांकि वो ये जवाब नहीं दे रहे हैं जो राहुल गांधी के बयान को लेकर जैसे सवाल पूछा गया था, उसका जवाब उनके पास नहीं है। देखिए, जो हालत है कांग्रेस की, ये जो है ना तो 2014 में अपना विपक्ष का नेता बना पाए, ना 2019 में अपना विपक्ष का नेता बना पाए, और अब आने वाले 2024 में भी विपक्ष का नेता नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जो इनकी जिस तरीके से इनका बातचीत करने का तौर तरीका है और जिस तरीके से इतना बड़ा देश है उसकी बातें जाकर दूसरे देशों में रख रहे हैं। अगर आपको कोई बात कहनी है तो अपने देश में आप कहिए, आप दूसरे देशों में जाकर के दूसरे देशों से सहयोग मांगे और ये कहें कि साहब यहाँ लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खत्म हो गया, जबकि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है दूसरे लोगों के लिए। जी, मुझे शुक्ला जी की आवाज। जी, एक मिनट शुक्ला जी, कुछ समस्या आ रही तकनीकी सुजाता जी के पास, आपकी आवाज नहीं जा रही है। सुजाता जी, हम इसको अभी ठीक करने का प्रयास करते हैं, आपसे दोबारा इस पर संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक अनिल शुक्ला जी की आवाज जाए। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो गतिरोध बना हुआ है? अमूमन ये होता है कि जब इस तरह का गतिरोध होता है तो पक्ष में और विपक्ष के बीच में कोई ना कोई एक बातचीत का रास्ता निकलता है ताकि जो गतिरोध उसको सुलझाया जा सके और सदन जो है सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन अभी तक ऐसे कोई भी संकेत ना तो सत्ता पक्ष की ओर से न विपक्ष की ओर से मिले हैं। देखिए अखिलेश जी, मैं तो पार्लियामेंट बहुत लंबे समय से कवर करता रहा हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री की बड़ी भूमिका होती है। आप भी अटल जी के समय में रिपोर्टिंग करते थे जी। प्रमोद महाजन की भूमिका याद करिए, किस तरह वो सबसे बात करते थे। इसी तरह गुलाम नबी आजाद नरसिम्हा राव के समय से किस तरह बात करते थे लोगों से। इसी तरह देवगौड़ा और उस समय भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे वो लोग किस तरह संवाद रखते थे। आज की स्थिति क्या है? आज संसदीय कार्य मंत्री पहली बात कौन है? मैं तो जानता हूं, आम आदमी को पता ही नहीं होगा कौन है संसदीय कार्य मंत्री। जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है सदन चलाने की, वो संसदीय कार्य मंत्री की होती है और वो एक पुल का काम करते हैं पक्ष और विपक्ष के बीच में। जब ईरान और अरब के बीच में बातचीत हो सकती है और चीजें हल हो सकती हैं जिनमें सदियों की दुश्मनी इस समय चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो विपक्ष है इनके बीच में क्यों नहीं कोई रास्ता निकल सकता है? बातचीत तो हो, संवाद तो हो। क्या कोई इस तरह की कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके और बात किया जाए जिसमें विपक्ष के लोग भी हों? या संसदीय कार्य मंत्री ने क्या नेता विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को अप्रोच किया? मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तो गतिरोध तो बना ही रहेगा। जब दोनों पक्ष अड़ जाए, नाक का सवाल बना ले, वो कहेंगे राहुल गांधी माफी मांगे और वो कहेंगे जो है जेपीसी जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे बात निकलेगी? यानी संसद चलाने में दिलचस्पी न सत्ता पक्ष की है न विपक्ष की है। विपक्ष तो हमेशा अपनी बात बनवाने के लिए संसद ठप करता रहा, इस बार सत्ता पक्ष भी कर रहा है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति में गतिरोध में फंस गया देश। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पर इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए बड़े नेताओं को, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी, और इस स्टेलमेट को, इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए। जो बातचीत हो सदन के अंदर हो, संसद के अंदर हो। अब जहां तक राहुल गांधी के बयान की बात है तो वो तो कांग्रेस प्रवक्ता उसकी अपनी सफाई दे, लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी ने जो कल कहा है कि भाई मुझे अपनी बात, 4 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ चूंकि बोला है तो मुझे अपनी बात कहने का हक है,
सदन के अंदर, तो ठीक है, ये स्पीकर तय करेंगे उनको क्या करना है, और राहुल गांधी सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अब माफी मांगना नहीं मांगना सदन के अंदर ही होगा, जो भी होगा सदन के अंदर होगा, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो माफी नहीं मांगी जाएगी क्योंकि मामला सदन तक पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि देश हित में सत्ता पक्ष अभी बजट पारित होना है, अगर यही स्थिति रही तो बजट कैसे पारित होगा, और या शोर शराबे में पारित हो जाएगा बिना चर्चा के, वो भी अच्छा नहीं है। तो कम से कम सरकार और विपक्ष दोनों बैठे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष दुश्मन नहीं होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, एक दूसरे के वैचारिक विरोधी होते हैं, लेकिन शत्रु कदापि नहीं होते। हमने तो मतलब राजीव गांधी के जमाने से और अटल जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और देवगौड़ा, गुजराल, तमाम सरकारों को और मौजूदा सरकार भी देखा कि किस तरह से संवाद रहता था पक्ष विपक्ष के बीच में और रास्ता निकल आता था जी। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कोई रास्ता निकलना चाहिए। ठीक है, शुक्ला जी को मैं लाना चाहूंगा। शुक्ला जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि आपकी आवाज जो है सुजाता जी तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि जरूरी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करें, लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अड़ी हुई है कि राहुल गांधी माफी मांगे और वही कांग्रेस कह रही है कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, तो ऐसे में आपको कोई गतिरोध का हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या ये मान करके चला जाए, जनता ये मान ले कि ये जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है इसमें अब कोई काम नहीं होगा? देखिए, ऐसा है कि माननीय मोदी जी देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ज्यादा सीटों से चुनाव जीत करके आए हैं, और उनकी छवि पूरे देश में और पूरे विदेश में, सारे देशों में जो है सबको पता है। अब उस तरह से पार्लियामेंट के अंदर, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, तो पार्लियामेंट में आप आते हैं, ठीक है, आपका 105 में अधिकार है कि आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी बातें बोल सकते हैं, लेकिन उनको आपको ऑथेंटिकेट करना होता है। आपको अगर ऐसे अनर्गल आप किसी कुछ नहीं बोल सकते, और इसीलिए निशिकांत दुबे जी ने इनको नोटिस दिया है, और उस नोटिस में इनको अपने जो समर्थन में इन्होंने उस दिन कहा भी था कि जब वहां पे स्पीकर ने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसको आप ऑथेंटिकेट करिए, तो बोले ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन एक फोटो दिखा रहे थे, वो फोटो से कोई ऑथेंटिफिकेशन तो नहीं होता है। कोई किसी के साथ बैठ के फोटो खिंचा सकता है, कोई किसी के साथ बैठ के हवाई जहाज में जा सकता है, तो ये कोई ऑथेंटिफिकेशन तो नहीं होता है। तो उन सब चीजों को लेके आना चाहिए, इसीलिए इनको नोटिस दिया गया है। अब नोटिस के जवाब में अपने कागज उनको देना चाहिए, क्योंकि विशेषाधिकार तो वहां पे बोलने का है, तो विशेषाधिकार अगर हनन किसी को होता है तो उसका भी जवाब देंगे, इसलिए नोटिस दी गई है। अब अगर नोटिस का नहीं जवाब देते हैं तो स्पीकर इस पर डिसीजन ले सकता है और इनकी सदस्यता भी जा सकती है, यहाँ तक स्थिति है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने पार्लियामेंट में बोला है माननीय मोदी जी के खिलाफ, उसको ला करके प्रूफ करें जी। और इसके बाद पार्लियामेंट चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये प्रूफ, तो पार्टी बीजेपी ये नहीं कह रही कि क्या नाम है माफी मांगे, वो कह रहे या तो प्रूफ करें या माफी मांगे। ठीक है, दो बातें कह रही है, या तो प्रूफ करो, आइदर यू ऑथेंटिकेट द स्पीचेज यू हैव गिवन इन द पार्लियामेंट, आर यू फॉर। सुजाता जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी साफ कह रही कि माफी मांगे या फिर ऑथेंटिकेट करें, लेकिन मुद्दा ये भी है सुजाता जी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा बन सकता है जो कि कर्नाटक चुनाव तक जारी रहेगा? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये पूरे देश में जाए। कल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश भर में इसे लेकर आंदोलन भी होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप कुछ चीजें कभी कभी कर सकते हैं, वही चीज हर समय नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, संसदीय कार्य मंत्री की बात अभी क्योंकि हमारे मित्र कह चुके हैं उस पर नहीं जाऊंगी। सत्ता विपक्ष की आपने बात करी, भाई सत्ता और विपक्ष की बातों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना, संसदीय कार्य मंत्री की। लेकिन अगर आप गुलामी में ही बैठे रहेंगे, एक व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स करेंगे, लोकतंत्र में आप एक व्यक्ति के लिए आप पूरी संसद को स्टॉल करेंगे। तो मैं पिछले साल की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें जो लोकसभा सचिवालय की एक रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से प्रति घंटा 1,60,00,000 रुपए खर्च आता है संसद को चलाने के लिए। तो ये 5 दिन का जो गतिरोध हुआ, इसमें कितना खर्चा हुआ, ये लोगों का पैसा है। तो सरकार ही अगर पार्लियामेंट को स्टॉल कर रही है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? और दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वही सच्चाई है कि लोकतंत्र इस वक्त अटैक पे है मोदी सरकार के द्वारा, हर इंस्टीट्यूशन अटैक पे है मोदी सरकार के द्वारा।
और उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हीं से तो भाग रहेंगे, क्योंकि कैच 22 सिचुएशन है। अगर इस पर वो चर्चा कराएंगे तो क्या होगा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है मोडानी के ऊपर पूछेंगे, और अगर वो उनको रोकते हैं तो लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने करके दिखा दी। तो पूरी दुनिया में जाइए ना, दुनिया देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर संसद में आप राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे हैं तो ये बता रहा है कि आप जवाब नहीं चाहते। और अभी तो एक नई बात आ गई कि या तो वो ऑथेंटिकेट करे और या फिर वो माफी मांगे। ये वाला वर्जन पहले नहीं सुना मैंने, और मुझे पक्का यकीन है कि आपने भी नहीं सुना होगा। तो अब ये वर्जन जो है धीरे धीरे बदलते जाएंगे भाजपा के, जब ये देखेंगे कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, परंतु मुट्ठी भर कांग्रेसी जिनको वो बताते हैं, आज उनके सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे। केपीसी को अगर इन्होंने नहीं गठन किया तो हम मुद्दे से भागने नहीं देने वाले, क्योंकि मोदी जी के अडानी से रिश्तों का नाता जो है वो आपको बताना पड़ेगा इस देश को। वो विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी आपसे पूछने की, तो माइक को म्यूट करके क्या फायदा होगा। जी विनोद जी, जाते जाते आपसे संक्षेप में ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बात हो रही है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप, उस पर बात ले आई है बीजेपी, निशिकांत दुबे ने एक नोटिस भी दिया है, प्रिविलेज कमेटी में मामला भी चल रहा है। राजनीतिक तौर पर आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है क्या बहुत सोच समझ करके लिया जाएगा और इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इसके बारे में आकलन बीजेपी ने कर लिया होगा? नहीं, बीजेपी आकलन तो करेगी। अब उसको ये तय करना पड़ेगा कि वो बड़े घाटे का सौदा करे या छोटे घाटे का सौदा करे। जैसा कि सुजाता जी कह रही थी, अगर राहुल गांधी को बोलने को दिया जाता है तो जाहिर है वो सारी बातें कहेंगे, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देंगे, अडानी की वाली बात कहेंगे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर निशाना साधेंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के भाषणों का भी जिक्र करेंगे, अपने भाषण से तुलना करेंगे, वो सब करेंगे और अपने जवाब देंगे। तो वो सारी बातें रिकॉर्ड पे आएंगी। अब अगर उनको फिर एक्सपेंस कर दिया जाता है तो फिर उनका आरोप जो है वो लगाने को मौका मिलेगा कि देखिए साहब, हम जो बोलते हैं वो एक्सपेंस कर दिया जाता है। और अगर उनको नहीं बोलने दिया गया और तो वो फिर वो कहेंगे देखिए भाई यही तो कह रहा था कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। और अगर कहीं निशिकांत दुबे जी की याचिका के आधार पर उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई या रद्द कर दी गई तो और बड़ा उनको एक मुद्दा मिल जाएगा कि देखिए जो है हम बोलते थे, हमारी सदस्यता रद्द कर दी गई, तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब सरकार को तय करना है कि वो राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलने दे या उनकी बात आए, थोड़ी रिकॉर्ड पर आए, उसके बाद बात आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो छोटे घाटे और बड़े घाटे के बीच में तय करना है। और एक और इतिहास में उदाहरण है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी जनता पार्टी सरकार ने, और उसके बाद का इतिहास सबको मालूम है। मुझे लगता है सरकार में सत्ता पक्ष में समझदार, जिम्मेदार, गंभीर राजनेता हैं, वो इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी इस जानकारी के लिए, और अनिल जी और सुजाता जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। 5 की बात में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे मनीष सिसोदिया को अभी राहत नहीं, कोर्ट ने फिर 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। दिल्ली के आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट ने उन्हें ईडी की 5 और दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने मनीष सिसोदिया की 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, अगर अभी रिमांड नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सिसोदिया के मोबाइल का डेटा और मेल का डंप लिया है, जिसकी पड़ताल करनी है। साथ ही उन्हें दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और सी अरविंद से सामना भी करवाया। मनीष जी, एक और केस हो गया है सीबीआई का, आपके ऊपर क्या कहेंगे सर? मनीष जी, सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए, और उसी मकसद के चलते आज ये प्री ट्रायल बेल ना मिले, प्री ट्रायल जेल मनीष सिसोदिया जी को मिल जाए, इस पॉलिसी पे केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि यह पूरा केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। ये पूरा मामला, जैसा हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण ये पूरा मामला दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए,
दिल्ली के शिक्षा मॉडल को डिरेल करने के लिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता क्यों दिया, सरकार क्यों बनवा दी, इसकी सजा देने के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में ही यह पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई। ऐसा देश की राजनीति में कभी नहीं देखा गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मुखौटा उतर रहा है। 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हुतो समझाइए आके कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। क्या वो तीसरा मोर्चा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? आज कोलकाता में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद अब वो भुवनेश्वर जाएंगी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने के लिए। और आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल, इन तीनों ही पार्टियों ने कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बना रखी है। साथ ही टीएमसी ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय दलों में ही बीजेपी को टक्कर देने की ताकत है। टीएमसी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस खुद को विपक्ष का बॉस न समझे। और हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। इसके पीछे क्या रणनीति आप देख रहे हैं कि जो बात एक हो रही थी कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है, जिसको कि बीआरएस के प्रमुख केसीआर भी उस पर उन्होंने एक लीड ली थी, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था कि जो तीसरा मोर्चा है दरअसल वो बीजेपी की ही मदद करेगा, इसलिए तीसरे या चौथे मोर्चे की बात ही नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी अपने क्या एक अलग रास्ते पर निकल गई है। देखिए, बिल्कुल अगर पिछले कुछ दिनों की बात हम करें तो जरूर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में जो दूरी हो वो बढ़ते गया है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अगर आप जो स्टेटमेंट्स है देखिए, जो अभिषेक बनर्जी है या ममता बनर्जी है, दोनों ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अब इनका रीजनिंग क्या है, आज कुछ हद तक सुदीप बंदोपाध्याय जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है लोकसभा में, उन्होंने बताया कि देखिए, कांग्रेस अपने आप को ऑपोजिशन, विपक्ष का बिग बॉस समझना बंद कर दे। और कहा है कि जो क्षेत्रीय दल है जैसे कि बीजू जनता दल है या आप देखिए समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, इन क्षेत्रीय दलों में बीजेपी को टक्कर देने का एक स्ट्रेंथ है, उनके अंदर एक लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, वो है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी चाहते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बने रहे और राहुल गांधी इस ऑपोजिशन का फेस बने रहे ताकि बीजेपी को इससे मदद होता है। ये तृणमूल का भी आरोप है कि जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस ऑपोजिशन का फेस बन के रहता है तब तक ये फायदा सीधा सीधा बीजेपी को जाता है। ये ऑपोजिशन का जो एक एक्सप्लेनेशन है, ये आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऑफिशियल तौर पे कहा गया है कि राहुल गांधी जब तक फेस बनते हैं तब तक ये बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस जहां जाते हैं वहां
बीजेपी को हेल्प करते हैं, कांग्रेस को वीकेंड करते हैं। ये आरोप कांग्रेस ने आप पे भी लगाया है। लेकिन अब जो पता चल रहा है, जो देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले जो क्षेत्रीय दल है, जिनके अंदर अपने अपने राज्यों में अपना अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या स्ट्रेंथ है, वहां पे वो अपने बलबूते पर बीजेपी से लड़ने चाहते हैं, ना कि कांग्रेस पर डिपेंड करके। तो यही जो फ्रंट है, इसे बहुत लोग थर्ड फ्रंट कहते हैं। हमने भी ये सवाल सुदीप बंदोपाध्याय से पूछे, क्या ये थर्ड फ्रंट का ही एक और हिस्सा है, एक और रूप है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस जहां अपने बलबूते पर लड़ना चाहते हैं लड़े, लेकिन यहां अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें, कांग्रेस बीजेपी से मिला हुआ है। तो यही इसी चीज का उदाहरण देकर सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि कांग्रेस से हम दूरी रखेंगे, बीजेपी से भी हम दूरी रखेंगे। यही पोजीशन बीजू जनता दल और नवीन पटनायक सालों पहले ले चुके हैं। आज अखिलेश यादव ने भी यही चीज बताया कि हम दोनों दल से दूरी रखेंगे। तो जरूर एक 2024 के पहले जो फ्रंट बन रहा है, जिसे हम पहले थर्ड फ्रंट के नाम से जानते थे, वो फ्रंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिनों में भुवनेश्वर जाएंगे, जहां उनका नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, उनसे मीटिंग होने की बातचीत हो रही है। आज अभी इसी वक्त अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का पूर्व मुख्यमंत्री है और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके साथ यहाँ मीटिंग चल रहे हैं। तो जरूर एक कांग्रेस को अलग रखकर ऑपोजिशन का फ्रंट बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। 5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ हजारों किसानों का मार्च फिलहाल ठाणे के वासिंद में रुका है। सरकार के साथ बातचीत में आश्वासन मिलने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार आज विधानसभा में राहत का ऐलान नहीं करती है तो किसान फिर से मुंबई के लिए कूच कर देंगे। ऐसे में आज विधानसभा में किसानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। नासिक से जो किसानों का लॉन्ग मार्च निकला, वो लगातार 5 दिनों तक जारी रहा, वो लगातार चलते रहे और आज छठा दिन है जब किसान मुंबई से करीबन 90 किलोमीटर दूर वाशिंद में रुके हुए हैं। अलग अलग गांव से किसान आए हुए हैं, यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है क्योंकि सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं। अगर वो आश्वासन पूरे होते हैं तो किसान यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब इस वीडियो के ज़रिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाँव भर से किसान आते हैं अलग अलग जगहों से, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, कितनी उनकी तैयारियां होती हैं। ये जो एक ग्रुप है, ये 100 लोगों का ग्रुप है जो नासिक से आया हुआ है। काका, तुम्ही नाशिकला कुठल्या एरियातून आलेत? कुठल्या तुमच्या तालुक्याचं नाव काय? सुरगाणा तालुका। तो ये सुरगाणा तालुका है जहाँ से ये लोग आते हैं। किती लोकांचा ग्रुप है तुमचा? 100 लोकांचा। 100 लोगों का इनका ग्रुप है जो सुरगाणा तालुका से आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर इंतजार हो रहा है तो इन्होंने अपना खाना बनाया। जेवण दाखवा, काय बनवला होता तुम्ही लोकांनी? इन्होंने खाना बनाया अपना और खाना पीना बनाकर उसकी तैयारी की गई। खाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो भी ये खुद ही लेकर आते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे आप देखिए 100 लोगों के बीच में एक गाड़ी है, सभी चलकर आते हैं। केवल जो खाने पीने का सामान होता है वो यहाँ पर होता है। लकड़ी है, चावल है, दाल है, नमक है। जेवण काय असतं? तुम्ही लोकांचं जेवण सकाळी संध्याकाळी काय जेवण करता तुम्ही? भात आणि भाजीच बनवतो। दोगे वेळे हेच? एक है। तो दोनों बता रहा। मैंने पूछा आप दोनों समय खाना क्या खाते हैं, तो इन्होंने कहा चावल और भाजी। तो चावल और भाजी खाकर ये जो लोग हैं वो लगातार चल रहे हैं। अब इसके ज़रिए हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, क्या मसले हैं। देखिए, ये जो भी किसान आप देख रहे हैं ये सभी आदिवासी किसान हैं। इनके जो खेत हैं वो जंगलों में हैं और इनकी दिक्कत यह है क्योंकि जंगलों में खेत हैं, वो फॉरेस्ट के नाम पर है, इन लोगों के नाम पर वो ज़मीन अब तक हो नहीं पाया है। और इनका कहना है कि उसकी वजह से कई सारे परेशानियां होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि इनके नाम पर वो ज़मीन नहीं है तो इन्हें कोई कर्ज नहीं मिलता है अगर ये खेती करते हैं तो। साथ ही अगर इनकी खेती में जिस तरह से कल भी भारी बारिश हो रही थी, इन्हें फसलों का नुकसान होता है तो उसमें इन्हें किसी प्रकार से सरकार की ओर से मदद नहीं मिल पाती है। और भी कई सारे परेशानियां हैं, हम इनसे पूछते हैं। जे तुमचा हे शेतीचा सगळा एक
मुद्दा आहे, तुमच्या नावावर वन जमीन झाला पाहिजे, बरोबर. तर नाही होत आहे तर कसं कसं काय काय अडचण होतं हे सांगा. फॉरेस्टवाले आम्हाला तिथं शेती करून द्या, अडचण आणून देत. अजून काय तुम्हाला कर्ज मिळतात नाही मिळतात, काय काय होतं? कर्ज काहीच भेटत नाही त्याच्यावर. आणि जर नुकसान झालं तेव्हा नुकसान झालं तेव्हा काहीच भेटत नाही. काही भेटत नहीं. तो मैंने इनसे यही पूछा, उन्होंने कहा फॉरेस्ट वाले हमें सताते हैं, सही से काम करने नहीं मिलता है, हमें ना ही कोई कर्ज मिलता है, और अगर हमारे भारी हम जो उपज कर रहे हैं उसका नुकसान होता है तब भी हमें किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिलती है. तर तुम्ही शिक्षण नाही घेत? शिक्षण नाही घेत. 10-12 पर्यंत पोरं शिकता आणि बाचके बांधले का चालले पिंपळगाव नाशिक. तिथे काय करायला? द्राक्षे बागायत. देखिए ये बहुत अहम है. मैंने इनसे कहा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते और आगे जाके नौकरी क्यों नहीं करते, हम लोग जैसे नौकरी कर रहे हैं. इन्होंने कहा पढ़ाई के लिए एक तो पैसे लगते हैं, हमारे पास है नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 या कक्षा 12 तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद नासिक या दूसरे जगहों पर वो अंगूर की खेती करने के लिए वहाँ पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं. इसलिए ये जो हालात हैं वो इसी तरह से बरकरार हैं. किसान को उनके उपज का फसल नहीं मिल पा रहा है, फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, किसान नुकसान में है. ये जो आदिवासी किसान है इन्हें इनके खेत के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, इन्हें कर्ज नहीं मिल पा रहा है. अगर इनको नुकसान होता है वो नहीं मिल पा रहा है. सरकार के कई सारे स्कीम हैं जो इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं. तो इसी सारी चीज़ों को लेकर ये जा रहे हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस देश को मदरसों की नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं. थोड़ी दिन पहले एक टीवी में, दिल्ली में एक टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ था. टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है. बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूं, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है. ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है, ये नया भारत को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का जरूरत है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज केरल के कोल्लम जिले में अपना काफिला रुकवाकर सड़क किनारे उनकी प्रतीक्षा कर रहे स्कूली छात्रों को चॉकलेट बांटी. उत्साहित बच्चों को हाथ दिलाते देख राष्ट्रपति ने अचानक राजमार्ग पर अपना काफिला रुकवा दिया. बच्चे ये देखकर हैरान रह गए कि राष्ट्रपति मुस्कुराती हुई उनकी ओर बढ़ रही हैं. चॉकलेट बांटने के बाद राष्ट्रपति ने कुछ पल बच्चों के साथ बिताए, फिर उनसे विदा लेते हुए वापस अपने वाहन में सवार हो गई. राष्ट्रपति सुबह यहाँ अमृतपुरी आश्रम पहुंची, जिसके बाद उन्होंने राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया. थैंक यू. आऊंगी फिर दूंगी ना. ये क्लैप. तो 5 की बात में इतना ही. नमस्कार.